ओके, गुड इवनिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमने ऐसे देखते हैं अभी जिन लोगों ने सॉल्व किया हुआ है या आपके आंसर अगर श्योर आबासी बता दो, एक आंसर हो जाएगा। फिर डिटेल सॉल्यूशन मैं लिख के या तो आप लोगों को भेज दूंगा, एक कर सकते हैं और हमारी टीम के मेंबर आपको ये लिख के है ना डिटेल सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दूंगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों का, ये आंसर की बना के अभी जस्ट डिस्कस, क्योंकि अभी मेरी जस्ट क्लास थी, मैं क्लास ही ले रहा हूँ। तो फिर देख लेते हैं। तो ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है ये? सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ कोहेरेंट फ्रेजेस। ये 4 फ्रेज दिया है, बताइए जिन लोगों ने लगाए हैं वो आंसर बताइए, क्या लगाया आप लोगों ने? ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश से मेरा एक्सपर्टीज तो नहीं है, देख लो। पढ़ना है, बस आपको पढ़ के डिसाइड करना है। दिस fortuitous geological event generated a colossal amount of energy and the heat that resulted in a rock rising to an average height of 4 km across the contact zone. Thus, so ये तो दिस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट तो होगा नहीं। ये 10 लिखा हुआ है, ये भी यहाँ से स्टार्ट तो होगा नहीं, तो स्टार्ट या तो इन दोनों से ही होगा। Thus, the geophysicists tend to think of Himalayas as an active geological event rather than as a static geological feature. The natural process of cooling is of this massive edifice absorbed large quantities of the atmospheric carbon dioxide, altering the Earth's atmosphere and making it better suitable for life. Many millennia ago, a breakaway chunk of it collide with a massive disk. So क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या होना चाहिए? सर ऐसे स्टार्ट होगा क्योंकि मैंने मिलोनियल को एक टाइमलाइन बता रहा है वो, तो ज्यादातर जो स्टोरीज वगैरह होती है एक टाइमलाइन से स्टार्ट होती है, तो मैंने पहला अपना ऐसा आएगा। ठीक है। सो मेनी मिलेनिया अगो अ ब्रेकअवे चंक ऑफ ब्रेक दिस रिंग प्लेट कोलाइड विद दिस द नेचुरल प्रोसेस ऑफ कूलिंग। ये कूलिंग का एक्सप्लेन कर रहा है। सो स्टार्ट तो ऐसे ही होगा, तो बाकी तो ऐसे ही आउट हो गया, या तो सी डी करेक्ट होगा। अब एस के बाद देखिए पी सूटेबल है या आर सूटेबल है। break away chunk of bedrock from the Antarctic plate collided with massive Eurasian plate। तो उसके बाद क्या सुटेबल है, पी या आर? चेक करो। पी कह रहा है दिस fortuitous geological event generated the colossal amount of energy। तो यही लग तो रहा है ब्रेक अवे हुआ है, तो लग तो ये रहा है पी, क्योंकि इसके बारे में बात कर रहा है। या thus the geophysicists tend to think, ये आर होगा, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ कूलिंग द, नहीं तो यही होगा, मुझे लग रहा है एस के बाद पी होगा, पी के बाद फिर वो होगा। सो ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है ना, एस पी आर क्यू। हाँ, कूलिंग के बाद है ना, यहाँ पे कूलिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर हिमालयाज एंड ऑल दैट जियोफिजिसिस्ट। सो आई थिंक तो एस पी आर क्यू होना चाहिए। बाकी जिन लोगों को जो आइडिया है आप बता सकते हैं अपना, ठीक है ना। सो उससे जो गूगल मीट पे जो लोग ज्वाइन किए हैं और उस पर चल रहा है, यूट्यूब लाइव पे भी चल रहा है, तो मैं यूट्यूब लाइव यहाँ खोल देता हूँ ताकि वहां कमेंट कर रहे होंगे लोग। तो ना इसका आंसर क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की तो आया नहीं, तो हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं क्या होना चाहिए। ऑफिशियल आंसर क्या आएगा तो फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे, जो क्वेश्चन वैसा रहेगा, या रिटन सॉल्यूशन भेज दूंगा, अभी डिस्कशन तो होगा ही। तो इसका सी होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि इंग्लिश है ये, तो आप लोग डिसाइड कीजिए इंग्लिश का क्या है। क्या कह रहा है, इफ, है ना, ये कह रहा है इफ एरो डिनोट्स, ये दे रखा है, इफ दिस एरो डिनोट्स, क्या कह रहा है, increasing order of intensity, then the meaning of the words walk, arrow, jogging, jog हो गया, and sprint is analogous to bothered dash daunted। बताओ इंग्लिश वाले जो जिनका इंग्लिश ठीक ठाक है वो बताओ भाई क्या होगा।
So which one of the given options is appropriate to fill the blank? मतलब मीनिंग जानना पड़ेगा इसका. Fused, phased, phased, phrased, fused, phased, phrased. Anyone? किसी को आइडिया है? बोलो भाई, कुछ तो बताओ. कोई लोग? सर ए होना चाहिए फेज्ड. अच्छा, इसका मतलब डिस्टर्ब करना होता है. ठीक है. बोदर्ड, डिस्टर्ब्ड, ओके, डॉन्टेड. ठीक है, तो मतलब ए होने चाहिए इसके हिसाब से, है ना, क्योंकि ये बी वाला जैसा कुछ वर्ड नहीं है. फ्यूज ना, ज्वाइंड और है ना ब्लेंडेड, तो वो नहीं होगा. हाँ, तो फेज्ड ही होगा. सो पहला ए ही होगा, ठीक है ना. ए होना चाहिए मतलब अभी तो ये बोलेंगे क्योंकि ऑफिशियल आंसर के बदल जाएगा. ये तो आसान लग रहा है, ये तो हमारे मतलब लॉजिक का है. इन अ सीक्वेंस 6 9 14 x 30 41 अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x. क्या लग रहा है? 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + समथिंग x, x + समथिंग 30 एंड 30 + 41. इसका क्या मतलब है? यहाँ 3 का इंक्रीमेंट, 5 का इंक्रीमेंट, फिर 7 का इंक्रीमेंट होगा. 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 हो रहा है, तो ये ऑर्डर ठीक है. So 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 7 21. 21 is the answer. 21. So 21. हाँ, जिन लोगों ने किया बताते रहो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ना. अभी मैं सॉल्व करके नहीं आया हूँ, जस्ट मैं अभी खड़ा हूँ, पेपर देख रहा हूँ बस. तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया है नहीं. हम ऐसे ट्राई करेंगे, जो अभी होगा ठीक है, नहीं होगा तो बाद में सॉल्व करेंगे. ये है. तो आंसर की और सॉल्यूशन मैं भिजवा दूंगा, अभी ग्रुप में आ जाएगा. थोड़ा टाइम दो, क्योंकि दिन में थोड़ा मेरा पीएचडी का भी काम रहता है. तो so two wizards try to create a spell using all the 4 elements water, air, fire and earth. For this they decide to mix all these elements in all possible orders. They also decide to work independently. After trying all possible combination of elements, they conclude that the spell does not work. So how many attempts does each wizard make before coming to this conclusion independently? बोलिए. 2 विजार्ड हैं, कितना होगा? 4 factorial. 4 factorial. ओके. सो देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स, वाटर, एयर, फायर एंड इनको क्या करेगा? परम्यूट करेगा वो, है ना. सो दे विल परम्यूट दिस 4 ऑब्जेक्ट डिफरेंट वे. दे डिसाइड टू मिक्स कर रहे हैं तो परम्यूट करेंगे all possible orders. तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो परमुटेशन ही होगा. एंड देन परमुटेशन 4 ऑब्जेक्ट का परमुटेशन 4 फैक्टोरियल. सो दिस शुड वर्क. आई थिंक दिस इज बी सही होगा. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ पर्सन सोल्ड 2 डिफरेंट आइटम्स एट द सेम प्राइस एंड ही मेड 10% प्रॉफिट इन वन आइटम एंड 10% लॉस इन द अदर. इन सेलिंग दीज 2 आइटम्स द पर्सन मेड अ टोटल ऑफ. बताइए जिन लोगों ने किया है. अभी पेन पेपर लेके बैठे हो ना? सर इसमें एग्जांपल 99 ले ली थी सेलिंग प्राइस, तो एक कॉस्ट प्राइस 90 हो जाएगा और एक कॉस्ट प्राइस 110 हो जाएगा. ठीक है. ओके, तो 1 मतलब ये है कि he made a 10% profit on the. सर इसका फार्मूला होता है 1% लॉस होगा इसका, x + y + xy / 100. अच्छा, तो 1% लॉस आया. ठीक है सबका. आपका कितना आया जिन्होंने बताया था अभी? हितिका आई थिंक. सर उससे भी 1% लॉस ही आ रहा था. ठीक है, फिर 1% लॉस इज फाइनल. हाँ, तो वही होगा. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन अ 4x4 array shown below, each cell of the first 3 rows has either a cross or a number. Okay, so 4x4 का array है, दिख रहा है हमें. The number in a cell represents the count of the immediate neighboring. Number of, जैसे 3 है, इसका मतलब क्या है? इसके 3 नेबर होंगे क्रॉस को छोड़ के, है ना. लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, डायगोनल, नॉट हैविंग द क्रॉस. क्रॉस को छोड़ के जो नेबर्स हैं उसको काउंट कर रहा है. गिवन दैट द लास्ट रो हैज नो क्रॉस. बता रखा है लास्ट रो में कोई क्रॉस नहीं है. एंड द सम ऑफ द 4 नंबर्स टू बी फिल्ड इन द लास्ट रो. जैसे गेम है ना. तो देखो, जैसे इसके पास कितने नेबर होंगे? एक यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ क्या फिल करेंगे आप? 2. और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास.
वन नेबर हेयर वन, क्योंकि बता रखा क्रॉस तो आएगा नहीं लास्ट रो में, तो यहाँ कोई नंबर ही आएगा। तो एक नेबर 3 हुआ, एक नंबर ये होगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 नेबर्स हैं यहाँ पे। इसके पास कितने नेबर होंगे? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आ जाएंगे। चेक करना आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ, 2 यहाँ 4, क्यों? 1 2 3 4, यहाँ पे कितने आएंगे? तो अब इसके पास कितने नेबर है? 1 2 3, 3 आएगा, 2 4 3, एंड यहाँ पे क्या है, इसके कितने नेबर्स हैं? 1 2, तो 2 देख लो, 2 4 3 2, इज इट? ऐड करो जरा क्या आता है, 11। इज इट फाइन? बाकी लोग अरे ठीक है। फॉर अ पॉजिटिव नॉन जीरो रियल वेरिएबल्स x एंड y, इफ log x प्लस वाई बाई 2 बराबर दिस, तो log x प्लस log y होता है log x इंटू वाई, ठीक? और हाफ है तो उधर भेज दो, तो इधर चला गया 2 स्क्वायर हो गया, तो x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर x इंटू वाई। सॉल्व कर पाओगे? ये करूं या आगे आंसर बताइए जिन लोग का आंसर आ चुका है। सर 2 आ रहा था। 2 आएगा, कन्विंस्ड? जिन लोगों को नहीं तो बताना, इसका 2 आ रहा है, ठीक है। मतलब सिंपल है, यहाँ से लॉग हटाने 2 इधर ले आना, स्क्वायर करना, लॉग लॉग कैंसिल करना है, तो x प्लस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना, ये खुद ही आ जाएगा इस इक्वेशन से। तो मतलब इसका आंसर 2 बता रहे हैं, ठीक है। In an engineering college of 10,000 students, 1,500 like neither their core branches nor other branches. The number of students who like their core branches is 1/4 of the number of students who like other branches. Okay. So जो like कर रहे हैं 1/4 हैं खुद के, है ना, core branch को, जो दूसरे ब्रांच को लाइक करते हैं उसका 1/4 है। ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ देयर कोएम अदर ब्रांच इज 500। तो यहाँ तो सिंपल है ना, इंटरसेक्शन दे दिया, टोटल दे रखा है सैंपल स्पेस में, और यहाँ पे 1500 लाइक नाइदर, तो ए कॉम्प्लीमेंट नाइदर है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, नाइदर दिस नॉट दिस, तो नॉट दिस एंड नॉट दिस नॉट दैट, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का बता रखा है ना, 1500 है, तो वहां से आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज कर लो, और यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन बता रखा है, और यहाँ पे उनके बीच में रिलेशन बता रखा है कि कोर को अगर ए मान लूँ मैं और उसको बी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 1/4 नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। क्या आएगा इसका बताइए जिन लोगों का आया है, जिन लोगों ने सॉल्व किया। 1800 पहला, ओके, क्योंकि वो बाकियों को एक रेफरेंस मिल जाएगा ना आंसर की जो ढूंढ रहे हैं जो लोग, सो ये है, तो एक रेफरेंस मिल जाएगा आंसर की का। सर जैम एमएस का आंसर की एक बनाकर भेज दीजिए प्लीज, एक, अच्छा जो ऑनलाइन यूट्यूब पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, गुड, तो सही है। अगला देखते हैं, 1800 इसका आंसर है। ओके, a cube is to be cut into 8 pieces of equal size and shape, तो एक क्यूब है उसको कट करना है 8 पीस में, ठीक है, इक्वल साइज एंड शेप का। here each cut should be straight and it should not stop, अच्छा each cut should be straight है ना, ये तो ऐसे या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, 3 कट है ना, ये हो गया लेंथ वाइज, विड्थ के अकॉर्डिंग या हाइट के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से। So each cut should be straight and it should not stop till it reaches the other end of the cube. The minimum number of such cut required is, clear है? बताइए क्या होगा? सर 3 आंसर होगा पक्का? हाँ वो एक हॉरिजॉन्टल कट 3 होगा ना, क्योंकि एक वर्टिकल कट कर देते हैं, चलो वर्टिकल कट तो 2 पीस हो गया, फिर एक हॉरिजॉन्टल कट लगा दो तो 4 हो गए, एक इधर से लगा दो तो 2 वर्टिकल कट, एक हॉरिजॉन्टल, यस ऐसे फिर ऐसे फिर एक ऐसे, ठीक है। तो ये आंसर इसका 3 है, सी ऑप्शन। ओके, चलिए ये तो बस थोड़ा समझना है बस। सो ये कहना चाह रहा है कि द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द शेयर्स of various power generation technologies in the total electricity generation of a country for the years 2007 and 2023। अच्छा,
सो वेरियस पावर जनरेशन टेक्निक टेक्नोलॉजी का बता रहा है कितना कंट्रीब्यूशन ईयर 27 में, मतलब 2007 में 30% हाइड्रो था, 5% सोलर था, 35% कोल था, 25% गैस था, 5% विंड एंड सो ऑन। यहाँ पे है पूछ क्या रहा है, द रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रो सोलर एंड विंड। सो रीन्यूएबल सोर्सेस है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रो सोलर एंड विंड, ठीक है। तो ये तीन है जो रीन्यूएबल है। assuming that the total electricity generated remains the same, ठीक है। तो assuming that the total electricity generated remains the same from 2007 to 2023, ठीक है, टोटल जनरेट हुआ सेम ही है। What is the percentage increase in the share of renewable source of energy generation over the period? देख लीजिए इन तीनों का, हाइड्रो सोलर विंड का, हाइड्रो सोलर विंड 35-40%, 40% इधर, और हाइड्रो सोलर विंड, ठीक है ना। तो 30-65, यहाँ 40%, यहाँ 65%, चेक कर लो। सो 40% 65 कितने का गैप है, 25% का। तो 25% अपॉन 40% इंटू 100 कितना आ गया, 25 अपॉन 40 इंटू 100, यही आएगा ना। कितना बना बताइए, डिफरेंस अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है ना। ये बता रहा है 62.5% चैट में यूट्यूब पे, ठीक है। ये क्या आएगा 25 अपॉन 40 इंटू 100, वो कर ले, जो भी आएगा वही आंसर है। सो अब आते हैं यहाँ पे, x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसकी सिर्फ दो वैल्यू है, 1 या 2, ओके। mx बी द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज 10/, मतलब सपोर्ट है 1 या 2, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज 10/7, ex दे दिया आपको। तो ex क्या होता है, समेशन xi pi, तो xi की वैल्यू 1 या 2 है, तो मतलब p1 + 2 p2, p1 मतलब प्रोबेबिलिटी एट 1, p2 मतलब प्रोबेबिलिटी एट 2, तो p1 + 2 p2 बराबर 10/7, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अच्छा, p2 इज नथिंग बट 1 - p1, क्योंकि 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, सो p2 इज 1 - p1, तो वहां से p1 की वैल्यू आ जाएगी, p2 की वैल्यू पहले इक्वेशन से ही आ जाएगी। तो हमें पीएमएफ पता चल जाएगा ना, यहाँ से सपोर्ट पहले से पता है, यहाँ से P पता चल जाएगा, एक का 1 पे P है, 2 पे 1 - P है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे क्या, पीएमएफ। अब देन फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ mx एट 0 कर पाएंगे। फोर्थ डेरिवेटिव mx से क्या होता है, ex4 पूछ रहा है, फोर्थ मोमेंट, ex की पावर 4 हो जाएगा क्या, 1 की पावर 4 इंटू p1 प्लस 2 की पावर 4 इंटू p2, बताइए निकल जाएगा। तो p1 + 16 p2, p2 is 1 - p1, तो निकाल लीजिए, बताइए क्या आंसर आया जिन लोगों ने सॉल्व किए, चेक कीजिए। किया या मैं सॉल्व करूं, आप कहेंगे तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, ट्राई कर सकता हूं, अदरवाइज ये इजी क्वेश्चन है। आई गेस 52/7 के अराउंड आ रहा था। ओके, बाकी लोग बताना चाहे तो, जैसे मैं हिंट दे रहा हूं, अभी भी कर सकते हैं ना, जो लोग पहले नहीं किए एग्जाम में अगर, तो अभी भी बैठ के कर सकते हैं और बता सकते हैं ये, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास 1.5-2 घंटे की क्लास है, 65 क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो मैं ईच क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, फिर 10 क्वेश्चन में टाइम खत्म हो जाएगा। तो मैं सॉल्यूशन लिख के भिजवा दूंगा, आंसर की मतलब ग्रुप में भेज दूंगा खुद ही, पूरा लिख के और आंसर की बना के, ये उसके थोड़ा बोलना पड़ेगा अभी। सो 52/7 बता रहे, एक देख लीजिए, बाकी मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ आपके पास एक मैट्रिक्स दे दिया 2x3 का, और ए का रैंक 1 है, रैंक ऑफ ए इज 1, सो रैंक ऑफ ए इज 1, मतलब ये है कि फर्स्ट रो सेकेंड रो एक दूसरे का मल्टीपल होगा। रैंक ऐसा कब हो सकता है, जब इसको रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी ना, ये वाली, अगर मैं आरआरडी में कन्वर्ट करूं तो रैंक 1 है तो 1 0 0 0 0 1 इस तरह से आ जाएगा कुछ, ठीक है। पूछ क्या रहा है ये, तो रैंक ए का 1 है, और डिफाइन द सबस्पेस, सबस्पेस है x जिसका मतलब x1 x2 x3 है, सो w इज अ सबस्पेस जिसका मतलब x1 x2 x3, जहां पे ax बराबर 0 है, ठीक है ना, ax बराबर 0 हो गया, तो ax = 0 है, मतलब ये नल स्पेस है a का, है ना, a का नल स्पेस है। अच्छा, तो इसके जो डायमेंशन आएंगे वो क्या आएंगे, कॉलम 3 है, तो रैंक 1 था तो नल नलिटी 2 हो जाएगी, ओके।
तो इसका मतलब डायमेंशन 2 होगा W का। लेकिन पूछा क्या है ये, पूछा है W1 जो है x है इस तरह से a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 0 है, और b1x1 b2x2 b3x3 0 है। अब W आप कंसीडर करें W1 इंटरसेक्शन W2, तो जो W है इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ओके, सो बोथ विल हैपन, है ना, साइमल्टेनियसली। सो दोनों एक साथ होगा। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, दिस एंड दिस बोथ इक्वेशन आ जाएंगे इंटरसेक्शन में। सो इंटरसेक्शन में लिखूंगा तो x सच दैट बोथ इक्वेशन होल्ड्स। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, और W1 इक्वल है W2 के। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, 1 2 में से चुनना है कि W दोनों का इंटरसेक्शन है या W इक्वल है। तो W क्या था, ये था। सो आई थिंक इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या वही बन जाएगा ना, सेम ही तो बन जाएगा। मेरा मतलब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे आप, क्या बनेगा, दोनों इक्वेशन आ जाएगी। इस 2 इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए, तो ax = 0 ही तो बन जाएगा। तो a तो मुझे ट्रू दिख रहा है मुझे डायरेक्टली। बताइए आप लोगों का W और W2 सेम है क्या? सेम तो नहीं है, क्योंकि वहां पे है ना, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज को जैसे, हाँ, अगर आप चाहो तो एक मैट्रिक्स बना लो ऐसे ही अपनी मर्जी से, रैंक 1 की, है ना, रैंक 1 की मैट्रिक्स बना लो। ओ एक मिनट, सेम हो भी तो सकती है क्योंकि रैंक 1 है ना। तो रैंक 1 का क्या मतलब है, A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3, यही तो होगा। रैंक 1 का मतलब यही है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, क्योंकि मल्टीपल होगा, 2 रोज है ना, और रैंक 1 है तो मतलब मल्टीपल है एक दूसरे का, तभी होगा ऐसा। तो मल्टीपल है, सो B1 B2 B3 इज लाइक K टाइम A1 K टाइम A2 K टाइम A3। तो यहाँ K कॉमन आ जाएगा तो इधर चला जाएगा, तो सेम ही है। सो आई थिंक बोथ आर करेक्ट। आप लोग बताओ अपना व्यू, जिन लोगों ने सॉल्व किया आपको क्या लग रहा है? ठीक है ना, बोथ होगा, यस, क्योंकि ये दोनों ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये रैंक 1 होने की वजह से कोई 2 वेक्टर है ना। रैंक 1 है इसका मतलब दे आर मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, और रैंक 1 है इसका क्या मतलब है, दे आर अदर रो इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट रो। एंड तो डिपेंडेंट का 2 वेक्टर में डिपेंडेंट होने का मतलब है मल्टीपल, जस्ट मल्टीपल। तो जस्ट मल्टीपल, तो ये मल्टीपल है, तो ये दोनों सेम ही बात कर रहा है, तो ये बोथ आर, ये दोनों सही है। हाँ ठीक है, सो बोथ आर ट्रू। ये YouTube पे अनिल बता रहे हैं दोनों सही है, ठीक है। ओके, सो बोथ आर ट्रू। आइए यहाँ पे वाई आई आपको दे रखा है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई, मतलब ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। और बीटा नॉट बीटा 1 अननोन पैरामीटर, एप्सिलॉन आई अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। वाई बार ये है बीटा 1 हैट is the least square estimate of beta 1 which are following is true. Covariance between y bar and beta 1 hat is greater than 0, less than 0, equal to 0 does not exist. ये थ्योरम है, क्या होता है बताइए, बोलो भाई, तो राइट थ्योरम है ना। किसी को याद नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये होगा ना, इसका सी होगा आई थिंक, ठीक है। डायरेक्टली थ्योरम आप चेक कीजिए। अच्छा यहाँ पे देखना आपको बीटा 1 क्या है, ओके। सो एक बार देखो, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आई थिंक सो, आई थिंक सी हो जाएगा। चेक करो, डायरेक्ट रिजल्ट है ये, चेक करना एक बार। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि u1 u2 u3 v1 v2 v3 वेक्टर्स है R4 में, u be the span of this, मतलब u is the set of all linear combination of this, v is the span of this, मतलब v is the set of all linear combination of, ये आ जाएगा, ओके। एंड उसके बाद क्या होगा, डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v is 2 एंड डायमेंशन ऑफ u is 3, ओके। अगर गिवन है, अच्छा, अगर u इंटरसेक्शन v का डायमेंशन 2 है एंड u का डायमेंशन 3 है, तो u का डायमेंशन 3 होने का मतलब है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट हो गए। u का डायमेंशन 3 होने का मतलब है कि स्पैन भी है और डायमेंशन 3 है, मतलब इंडिपेंडेंट भी है, तो बेसिस बना लेगा फिर तो। सो u1 u2 u3 इज द बेसिस ऑफ u। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, और लेकिन इंटरसेक्शन 2 है, तो इंटरसेक्शन 2 क्यों हो रहा है, तो बताइए v1 v2 v3 लीनियरली डिपेंडेंट होगा,
क्या लगा आप लोगों को? ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो भी इंडिपेंडेंट हो एंड इंटरसेक्शन में है ना कि एक प्लेन आ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर कुछ बनाऊं इस तरह से, एग्जांपल लेना पड़ेगा, मान लीजिए आप आर क्यू ले लीजिए, एग्जांपल के लिए आप आर क्यू भी ले लीजिए वेक्टर स्पेस, ये जो है ना, और अच्छा यहाँ आर फोर दे रखा है, हमें नहीं लेना है, ये आर फोर वैक्टर स्पेस है, मतलब ईच का मतलब वेक्टर जो है कॉलम वेक्टर विथ 4 एलिमेंट्स, मतलब 4x1 की मैट्रिक्स मान लीजिए। सो ईच इज 4x1 मैट्रिक्स और डायमेंशन 4x1 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये इनके जो वेक्टर्स है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो बता रखा है डायमेंशन 3 है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये डिपेंडेंट ही होगा, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, आई थिंक सो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, u प्लस वी जो है, u प्लस वी सच दैट u कैपिटल U में v कैपिटल V में है और ये R4 के इक्वल है, बता रखा है कि u प्लस v जो है R4 के इक्वल है, देन आइदर u1 u2 u3 इज लिनियरली इंडिपेंडेंट और दिस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। बोलिए, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर एग्जाम में कर रहे हैं कैसे करेंगे, या भी मैं सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा, इसका हमें कुछ एग्जांपल लिख के डिस्कार्ड करने की कोशिश करना है, क्योंकि आप एज अ थ्योरम प्रूव करेंगे तो बहुत टाइम एग्जाम में लग जाएगा। अभी हम कर सकते हैं, घर पे बैठ के हम ट्राई कर सकते हैं प्रूफ लिखने का भी, अगर करेक्ट होगा तो, अदरवाइज आप एग्जांपल्स लीजिए, ट्राई कीजिए डिस्कार्ड करने का। जैसे 2 वेक्टर स्पेस जैसे यहाँ पे बनाइए, 4 वेक्टर लीजिए अपने हिसाब से, ये तीनों इंडिपेंडेंट हो जाए, ऐसा ले लो, फॉर एग्जाम्पल ले लो 1 0 0 0 0 1 0 0, ये 0 0 1 0, ये मान लो ऐसा ले लिया मैंने जैसे इसने कहा था उसके हिसाब से। फिर इंटरसेक्शन में देखेंगे डायमेंशन 2 है, तो ऐसे कर सकते हैं, और u प्लस वी R4 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आइदर दिस और दिस इंडिपेंडेंट, तो मतलब डिपेंडेंट भी ले सकते हैं, तो सम पूरा जैसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि नाइदर 1 नॉट 2 है ना यूट्यूब पे। अच्छा, आंसर की मैं ठीक है बना के भेज दूंगा, आप जो बोल रहा हूँ ना उसको आंसर की बना के मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग जो गूगल मीट पे हैं वो लोग बताइए कि क्या है, सो इसके हिसाब से एग्जांपल बना के देखना पड़ेगा। तो मैं सॉल्यूशन अभी मैं लिखने का मूड में हूँ, डिटेल सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा, मैं कसम डिस्कस कर लेते हैं जस्ट सॉल्यूशंस आगे, या तो मैं कराऊंगा तो कराऊंगा ही बैच में, जो पढ़ाऊंगा तो ये है, तो ये ग्रुप में कर लेंगे। अभी जिन लोगों ने किया एटलीस्ट जो लोग ग्रुप में हैं उनसे डिस्कशन हो जाएगा ना, ये मैं चाहता हूँ, पता चल जाएगा क्या है। बताइए यहाँ पे x1 x2 x3 भी 3 इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल ट्रायल आपका 100 है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी p है, तो ईच xi इज बाइनोमियल 100, p, ठीक, ओके। एंड t1 जो है x1 प्लस x2 x3 है, और t2 x1 प्लस x2 प्लस x3 है, तो कंसीडर द फॉलोइंग। पहले ये चेक करो कि क्या ये बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t2 गिवन t1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ p, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t1 गिवन t2 इंडिपेंडेंट ऑफ p। सो क्या ये दोनों सफिशिएंट है कि नहीं, t1 t2 दोनों है ना, t1 t2 दोनों सफिशिएंट है कि नहीं, ये बताइए कोई भी। तुम लोग सो गए हो क्या, ज्वाइन नहीं किया तुम लोग, बताने वाले होगा, सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, चेक करो इसका। तुम बाइनोमियल का लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो और उसको फैक्टराइजेशन थ्योरम में फिट करो, तो ये भी सफिशिएंट होगा, ये भी सफिशिएंट होगा, तो इसका दोनों करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू होगा, तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो रहा है ये, a random sample of size 40 is drawn from population having 4 distinct categories as 1 2 3 4 and the data are given as, ये category है, ये observed frequency है, so let theta I be the probability of observations come from ith category। अच्छा, मतलब 4 कैटेगरी है, observed frequency है, h0 है, theta I 1/4 है अगेंस्ट h1 है, theta I 1/4 नहीं है, for some I 1 2 3 4 then which of the following statement is true। तो इसमें लगाइए क्या लगाना है, इसमें कौन सा टेस्ट लगाना है। अंडर h0 the test statistics follows central chi-square distribution with 4 degree of freedom। तो यहाँ पे एक्चुअली कैटेगरी 4 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 होता है ना, तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आउट हो जाएगा, ये 4 वाले दोनों आउट हो जाएंगे, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला रहेगा। अब बस आपको देखना है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो क्या था
OI माइनस EI का स्क्वायर अपॉन EI, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर अपॉन EI निकालिए यहाँ से। तो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड जो है उससे फाइंड कीजिए। तो ये ऑब्जर्व्ड दे रखा है, एक्सपेक्टेड क्या होगा, बोलो भाई। तो 40 10 कर लो है ना, एक्सपेक्टेड 1/4 इससे 10 करके तो देख लो, पुट कर लो, ठीक है ना। तो ओ आई दे रखा है, ई आई आप निकालिए 1/10 आई थिंक करके, सॉरी 10 करके ना, एक्सपेक्टेड तो डी आया था। जी जी इसका डी है 5.8 ना, मतलब डायरेक्ट काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, काई स्क्वायर टेस्ट का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला उस पे पुट करना है, तो आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है हाँ। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample of size n from population with continuous and strictly increasing CDF with an unknown median m। h0 में मीडियन 10 है वर्सेस h1 में मीडियन 10 से ज्यादा है at level alpha। let the test statistics t denotes the number of observation larger than 10। अच्छा तो t डिनोट कर रहा है कि वैसे ऑब्जर्वेशन जो 10 से ज्यादा है, t उसको डिनोट कर रहा है कि वैसे जो 10 से ज्यादा है। एंड स्मॉल टी नॉट ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कैपिटल टी का, तो कैपिटल टी जैसे टेस्ट रैंडम वेरिएबल है तो उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू स्मॉल टी नॉट हो गई। बोल रहा है कंसीडर द टेस्ट व्हिच रिजेक्ट एच नॉट इफ, तो कंसीडर द टेस्ट व्हिच रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज मोर देन इक्वल टू सी। तो क्रिटिकल रीजन दे दिया, तो पी वैल्यू, तो पी वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, इस सी के प्लेस पे आप टी नॉट रख देते हो, यही है, अंडर एच नॉट इज ट्रू, तो पी वैल्यू बराबर probability of capital T more than equal to observed value of T under H naught is true या given H naught is true, लगाइए फॉर्मूला। तो T more than equal to T naught की probability इनमें से किसकी आएगी बताइए, तो 0 से स्टार्ट तो होगा नहीं, T naught से ही स्टार्ट होगा। तो what do you think, किस पे लगाया इसने समेशन, I पे, I क्या है, ओके सो ये बाइनोमियल फॉलो करेगा यहाँ से, पीएमएफ तो बाइनोमियल का ही है ना, n चूज i, ये तो लिखा है n चूज i 1/2 की पावर n, तो इसका मतलब 1/2 की पावर i 1/2 की पावर n माइनस i, ठीक है। और या तो दो ऑप्शन है, सो यू हैव टू ऑप्शंस, और t वैसी वैल्यू जो 10 से ज्यादा है, t नॉट है, सो आई यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए समेशन में आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन चूज आई है, तो आई आप क्या ले रहे हैं कि मोर देन 10 वाला ले रहे हैं, या आई अगर आप मोर देन 10 वाला ले रहे हैं तो यहां से आ जाएगा 0 से टी नॉट वाली, मोर देन 10 टी नॉट से। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आई हम ले रहे हैं है ना, n चूज i हाफ की पड़ी, बाइनोमियल का पीएमएफ लिखा हुआ है यहाँ पे, बाइनोमियल n कॉमा i, सॉरी बाइनोमियल n कॉमा हाफ है ना, ये है। और बोल रहा है कि p वैल्यू क्या होगी, तो मेरे साथ आई थिंक d हो जाएगा, ठीक है ना, देख लो भाई, t नॉट टू है, d हो जाना चाहिए। ये बोल रहा है कि इन अ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रॉब्लम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट डेफिनेशन पे है कि टाइप 2 एरर occurs if test accept the null hypothesis when null hypothesis false, यही ट्रू लग रहा है ना। so rejecting h1 when h1 is true, तो accepting h0 when h0 is false, सही तो है, तो पहला ऑप्शन ही ट्रू है इसका, तो कुछ है नहीं खास। एंड आगे देखिए ये बोल रहा है कि कंसीडर r स्क्वायर विथ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट u दे रखा है ab is the vector in r square such that inner product of u, तो u dot this vector is 2 और u dot this vector is -1, तो u का इसके साथ 2 है, u का इसके साथ -1 है, then which of the following statement is true, तो पता है क्या करना पड़ेगा, 1 -1 को आपको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा। जैसे अगर पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो 1 -1 को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, जैसे मान लो c1 टाइम दिस, मतलब v1 v2 बोल दो,
तो C1 टाइम V1 C2 टाइम V2, तो आ जाएगा C1 टाइम U डॉट V1 प्लस C2 टाइम U डॉट V2, तो 2 टाइम C1 और -1 टाइम C2। तो इसका अप्रोच क्या होगा, इन वेक्टर्स को आपको पहले इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, फिर इनर प्रोडक्ट लगाना है। अब आंसर जिनका आया है बता सकते हैं आप। ये 10th वाला कह रहा है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ। तो ये जो पीडीएफ दिख रहा है ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट काइंड का, बीटा फर्स्ट काइंड। सो ex 1/3 है, तो ex का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा ex स्क्वायर। तो इन दोनों के हेल्प से पहले वेरिएंस निकाल लीजिए, और वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, उसको अप्लाई कीजिए। तो पिछले का बता रहे थे क्या, अच्छा ये इसका बता रहे हैं यूट्यूब पे, सी आएगा कैलकुलेशन करके, सी आएगा 4/5, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास है यहाँ से मीन वेरिएंस निकालना है, अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा तो ये निकल आएगा, सीधा है। अभी कैलकुलेशन अभी मैं करूंगा नहीं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो बट कर सकते हैं आप भी खुद से अगर चाहे तो प्रैक्टिस करके। तो मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, मीन वेरिएंस फॉर्मूला से 2 इक्वेशन 2 अननोन है, उससे आंसर आ जाएगा। ये बोल रहा है ए कोई 3x3 की रियल मैट्रिक्स है, I3 कोई 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ओके ठीक है, A 3x3। So if A has distinct eigenvalue then row reduced echelon form of A is I3। तो कह रहा है अगर देखिए क्या होगा, अगर A के पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो जरूरी है, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, अगर आइगन वैल्यू 0 हो गई तो डिस्टिंक्ट है लेकिन 0 हो गई, तो 0 हो गई तो उसकी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी, रैंक कम हो जाएगा, रैंक कम हो जाएगा तो आइडेंटिटी नहीं बनेगा, तो ये तो गलत ऑप्शन है। If the system of equation ax बराबर b has solution for every 3x1 real column vector b, तो ax बराबर b के पास हो चाहे b कुछ भी ले लो, ओके b anything you take, so इसके पास हमेशा रियल सॉल्यूशन रहेगा। देन रो रिड्यूस इक्वल, अच्छा उसने पूछा है नॉट ट्रू ऑप्शन, तो पहला ही नॉट ट्रू ऑप्शन हो गया, आगे क्यों चेक करना है, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट उसने बोला डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, मान लीजिए आइगन वैल्यू 0 आ गई तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी तो रैंक 2 हो जाएगी, मान लो एक ही 0 है बाकी नॉन 0 है, तो रैंक 2 हो गई, और रैंक 2 अगर है तो उसका रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म I3 तो नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन ही फॉल्स है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, नॉट ट्रू पूछ रहा है, इज नॉट ट्रू, सिंगल करेक्ट, बाकी ट्रू ऑप्शन होगा, तो ये ट्रू है। अगर रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म I3 है तो 0 इज नॉट आइगन वैल्यू, सही बात है, इसी बेसिस से मैंने ए को एलिमिनेट किया है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसी के बेसिस पे ये एलिमिनेट हो गया। और 0 आइगन वैल्यू नहीं है तो रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म, सही बात है, तो अगर 0 आइगन वैल्यू नहीं होगा तो डिटरमिनेंट 0 आएगा नहीं, और डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा तो ठीक है ना। So I think this is correct. A is true option. यहाँ बोल रहा है कि x y है तो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दे रखा है, अब x गिवन y, ओके ठीक है। सो मीन बता रखा है ना 0 0 है, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या पूछ रहा है आपसे, e ऑफ x गिवन, तो सिंपल है, पुट कर लीजिए, फॉर्मूले से आ जाएगा ये तो, ठीक है जी, देख लो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है ना, डायरेक्टली μ2 प्लस हो जाएगा ना μ2, अच्छा इसका आंसर 4 आया, ठीक है, ओके 4 आया, तो मतलब सिंपल कहना फॉर्मूला, इसमें कुछ खास नहीं, घर पे भी आप कैलकुलेट करके मैच कर सकते हैं कि आपने सही किया गलत किया, ये दोनों का फॉर्मूला है 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, तो ये चीज यहीं से डायरेक्टली आ जाएगी क्योंकि म्यू तो 0 है, तो रो सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 x माइनस, यहाँ x माइनस μ1, यहाँ रो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 y माइनस μ2, पुट कीजिए वहीं से आ जाएगा डायरेक्टली, 4 आया, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 फेयर डाइस, one having red and another having blue color are tossed independently, तो 2 फेयर डाई है, एक रेड है और एक ब्लू है, टॉस किया इंडिपेंडेंटली, तो लेट A be the event that the die having red color will show 5 और 6, तो A इवेंट है कि डाई शो करेगा रेड कलर, तो रेड डाई जो है ना, शो 5 और 6, B बता रहा है कि सम ऑफ द आउटकम इज 7, ओके,
एंड सी बता रहा है कि सम ऑफ द आउटकम विल बी 8, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए बी आर इंडिपेंडेंट एज वेल एज दिस। देखो ऐसे आप तुक्का नहीं लगाना, इसको मैथमेटिकली करना आप लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, देखो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है क्या, यहाँ भी ऐसे ही है। तो मतलब डेफिनेशंस लगाने हैं आपको सिंपली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इनटू पीबी, यस और नो, बस इस पे आंसर हो जाएगा। यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इनटू पीसी, यस और नो, उस पे आंसर हो जाएगा। ये चेक करना पड़ेगा आपको। ये WT विद स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, तो डायरेक्टली है ना, WT का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0T है, तो ये डायरेक्टली थ्योरम था, ये भी डायरेक्टली थ्योरम है। 2W1 इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन। अच्छा पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है, तो W1 जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल 0 1, तो 2W1 क्या होगा, ये तो ट्रू लग रहा है, स्टेटमेंट है ना, हमें नॉट ट्रू चुनना है, वी हैव टू नॉट ट्रू। डायरेक्ट यहाँ पर W7 क्या होता है, नॉर्मल 0 7, तो मीन तो 0 भी ट्रू स्टेटमेंट है। W5 W9 तो ये कोवेरिएंस पे यूज कर लिया, कोवेरिएंस 5 9 का, तो 5 9 का कोवेरिएंस क्या होता था यहाँ पे, इसमें 5 मिनिमम आता है ना, हाँ, तो जैसे यहाँ 5 आता है, 7, यही नॉट ट्रू है, बाकी सब ट्रू है, मतलब सो डी इज द नॉट ट्रू ऑप्शन, ठीक है। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक डेफिनेशन, जो ब्राउनियन मोशन का बेसिक डेफिनेशन पता है और जो रिलेटेड रिजल्ट्स जो मैंने लिखा है क्लास में या आपने पढ़े हैं बुक में, उसको यूज करना है। एक्स वाई तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एक्चुअली, पिछले 2 क्वेश्चन ऐसे ही है। सो एक्स इसमें कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा, बस कॉन्सेप्चुअल है। एक्स वाई कोई 2 रैंडम वेरिएबल है जिसका सीडीएफ ये दे रखा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फिर से नॉट ट्रू चुनना है। तो अगर 2 ऐसा रैंडम वेरिएबल मिलेगा जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कह रहा है कि देन और इसका x इक्वल टू y की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यस कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ले लो, है ना, मान लो x इज यूनिफॉर्म 0 1, y इज यूनिफॉर्म 0 1, ऐसा ले लेते हैं, और तो x बराबर y की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। कॉन्टिन्यूअस कोई भी 2 रैंडम वेरिएबल ले लो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो 2 कॉन्टिन्यूअस आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सो देयर एग्जिस्ट कह रहा है, तो यस वी कैन हैव, सो स्टेटमेंट इज ट्रू, बट मुझे नॉट ट्रू चुनना है, ध्यान रखना है, स्टेटमेंट भी है नॉट ट्रू चुनना है, दिस ट्रू स्टेटमेंट। x2 y2 इंडिपेंडेंट x y हो, दिस इज, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। सो ऐसा एग्जांपल है हमारे पास जहां पे x2 y2 इंडिपेंडेंट है बट xy इंडिपेंडेंट नहीं है, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, मतलब नॉट ट्रू स्टेटमेंट इज बी एक्चुअली। अगर xy इंडिपेंडेंट है तो ये होगा, सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि x2 का फंक्शन x नहीं आएगा ना, x2 का फंक्शन लोगे तो mod x आएगा, तो यहाँ अगर mod x mod y होता तो स्टेटमेंट ट्रू होता, अगर ये mod x mod y होता यहाँ पे ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता बी वाला, लेकिन xy है क्योंकि x2 का फंक्शन x नहीं है, mod x होगा, आप सोच रहे हो रूट लगा देते हैं, लेकिन वो mod x होगा नॉट x, सो दैट्स व्हाई ये इसलिए फॉल्स है, सो दिस इज द फॉल्स ऑप्शन। 16 कह रहा है कंसीडर द पावर सीरीज दिस, ओके, ऑड टर्म्स इस तरह से है, इवन टर्म्स इस तरह से है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, तो मैं अगर an लिखूं तो 1/2 की पावर n जब n ऑड है, an लिखूं 1/3 की पावर 2 जब n इवन है, तो इसका जो निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस n की पावर 1/n, तो 1/2 या 1/3, तो 1/2 या 1/3 लिमिट सुप लेना होता है, लिमिट सुपीरियर, तो लिमिट सुपीरियर क्या 1/2 है, तो मेरे हिसाब से आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है ना, देख लो आप लोग, मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 आना चाहिए। ये जो कह रहा है कि x be a random sample of size 1 from population having normal 0 sigma square and अच्छा यूट्यूब में पूछ रहा है कि सर गेट का पेपर में ये सब भी आया था क्या, मैं तो हिंदी पढ़ के जाता हूँ गेट के पेपर में हिंदी पढ़ के जाता हूँ, समझ नहीं आया ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या है, x be a random sample of size 1 from population normal 0 sigma square, ठीक है, साई आपका ये फाई कैपिटल फाई है, डिनोट कर रहा है CDF को, और काई स्क्वायर ये न्यू और अल्फा जो है 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल है, सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम, न्यू है ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम,
सो आपको डेटा गिवन है, तो ये H0 H1 पता है। यूजिंग नीमन पियर्सन मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 5%, द क्रिटिकल रीजन दे रखा है, ये भी दे रखा है लैम्डा मोर देन सी, लैम्डा की वैल्यू ये है। तो आपको ये लाइक्लीहुड रेशियो है एक्चुअली, है ना, लाइक्लीहुड का रेशियो तो निकालना पड़ेगा। तो पूछ क्या रहा है, तो मतलब इसका जो भी रेशियो आएगा मोर देन सी आएगा। हाँ, तो क्या आता है, कुछ ऐसा आता है ना, एक्स स्क्वायर मोर देन सी, एक्स मोर देन सी, ऐसा कुछ आएगा। फिर इसका रेशियो देखिए क्या आता है ना, इसका रेशियो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, रेशियो निकालना पड़ेगा पहले। उसके बाद इजी है ना, इसका पीडीएफ लिख लीजिए। एक बार पीडीएफ में सिग्मा स्क्वायर को 2 रखना है, यहाँ पे पीडीएफ में सिग्मा स्क्वायर को 1 रखना है, तो e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर है ना, 2 सिग्मा स्क्वायर होता है, यहाँ 4 हो जाएगा, e की पावर ऊपर हो जाएगा -1/4, नीचे -1/2, तो ऊपर आया तो 1/2 -1/4 पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो गया तो एक्स स्क्वायर मोर देन सी, एक्स मोर देन सी, एक्स मोर देन सी आएगा क्रिटिकल रीजन, एक्स मोर देन सम के बोल दो, सी सेम नहीं, तो एक्स मोर देन के, तो बोल रहा है कि सी क्या आएगा। अच्छा, मेन क्वेश्चन है सी क्या आएगा। ओ, तो साइज का डेफिनेशन यूज कर लेंगे ना, अल्फा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, तो ये करना है अल्फा, और H0 क्या था, H0 है सिग्मा स्क्वायर को 1 यूज करना है, तो नॉर्मल 0 1 हो गया, मतलब तो नॉर्मल 0 1 में x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 हो गया, एंड x का डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल 0 1 है, तो अल्फा बराबर प्रोजेक्टिंग है तो x मोर देन c, तो 1 - 5c, इस तरह से कुछ आ जाएगा, तो है ना, 1 - 5c आ जाएगा, 5c आ गया तो बस देख लीजिए, यहाँ से 5 दे रखा है तो उससे मिल जाएगा। 0.95 क्या है, ये 1.64, तो ऐसा कुछ आएगा। तो देखो यहाँ पे मे भी इस तरह कुछ आ जाएगा, 1.64 टाइप का आंसर आ जाएगा कुछ, क्योंकि ये 2 साइडेड तो नहीं है, ये क्रिटिकल रीजन मॉड में तो नहीं आएगा ना। अच्छा, वहां से देखना पड़ेगा, मॉड में आ सकता है, 1 मिनट, है ना, ये कोई कैलकुलेशन मैंने किया नहीं है, तो यहाँ ये देखना है मॉड एक्स मोर देन सी आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है वहां पे, तो एक्स स्क्वायर जब है तो मॉड एक्स मोर देन सी आएगा, यस, तो ये मॉड एक्स मोर देन सी आएगा, तो वहां पे मॉड जेड मोर देन सी, तो ये 2 साइडेड क्रिटिकल रीजन हो जाएगा, 2 साइडेड होगा, देख लीजिए। हाँ, जब 2 साइडेड क्रिटिकल रीजन होगा तो क्या हो जाएगा, फिर उस केस में मतलब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको क्या आता है, तो 2 साइडेड अगर क्रिटिकल रीजन आता है तो z अल्फा बाई 2 यूज करना पड़ेगा फिर हमें, है ना, तो उसके लिए अल्फा बराबर रिजेक्टिंग दिस, तो z अल्फा बाई 2, z अल्फा बाई 2, तो z 0.05, सो 0.975 ये, या तो आई मे बी 1.96 आंसर हो जाएगा इन दैट केस। अगर मॉड आएगा तो आंसर 1.96 टाइप का कुछ आएगा, और नहीं तो 1.64 आएगा, तो सिंप्लीफाई करो, मॉड ही आएगा, तो आई थिंक आंसर 1.96 होगा। कोई कॉन्फिडेंट है तो बताओ जिन्होंने सॉल्व किए हैं, नहीं तो सॉल्व करके देखो। ये बोल रहा है कि x1 x2 x3 भी IID रैंडम वेरिएबल, जिसका ये फिर से बीटा फर्स्ट काइंड है, पैरामीटर है कितना 2,1, हाँ, बीटा फर्स्ट काइंड पैरामीटर 2,1, सो मीन कितना आता है 2/3 हो जाएगा इसका, क्योंकि अल्फा अपन अल्फा प्लस बीटा, तो ये 2/3 इसकी आ जाएगी, और 2/3 इसका मीन है, तो मिनिमम ऑफ दिस इज मोर देन 2/3, सो ईच मस्ट बी मोर देन 2/3, बस हो गया, तो IID है ऑलरेडी, तो x1 मोर देन 2/3, इसकी पावर 3 कर लो, सिंपल है ना ये तो। यहां बोल रहा है कि कंसीडर लीनियर रिग्रेशन मॉडल, आपको दे रखा है बीटा 1 xi प्लस एप्सिलॉन i, ठीक है। अब बोल रहा है बीटा 1 जो है अननोन पैरामीटर है, एप्सिलॉन i क्या है, अनकोरिलेटेड रैंडम एरर है, विथ मीन 0 फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब 5 डेटा पॉइंट आपके पास है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y6, 5 डेटा पॉइंट ऑलरेडी है, तो आपसे पूछ रहा है कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ बीटा 1, तो इजी है ना, यहाँ जो हमारे पास जस्ट इसका लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर लिख के इस डेटा पॉइंट को यूज कर लीजिए, बट ये बस लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली आप, मतलब मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि टाइम पूरा नहीं होता, पूरा सॉल्व करूंगा तो मुझे 4-5 घंटे लगेंगे कम से कम पूरा सॉल्व बोर्ड पे करने में, तो अभी एक बार आइडिया दे रहा हूँ, और जिन लोगों का आंसर है बताइए। an एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है इस तरीके से कि a1 √6 है, ठीक, और an + 1 √6 + an है,
तो an इंक्रीजिंग होगा तो सिंपल है ना, a1 √6 है तो a2 आ जाएगा √6 प्लस √6 का रूट, तो इंक्रीज तो हो ही रहा है, यस इंक्रीजिंग तो है। लिमिट 2 आएगी तो यहाँ से l इज इक्वल टू √6 प्लस एल, तो एल स्क्वायर माइनस एल प्लस सॉरी एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एल माइनस 2 इंटू एल प्लस 3, ऐसा कुछ। चेक कीजिए कैलकुलेशन क्या आएगा, माइनस है दोनों तो माइनस है, इसका मतलब -3 वाला ज्यादा होगा, तो एल माइनस 3 इंटू एल प्लस 2 आएगा, तो एल बराबर 3 और 2 आएगा, है ना। हाँ एल बराबर 3 और 2 ऐसा कुछ। चेक कर लिया लिमिट क्या आता है, 2 आता है कि नहीं, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। ये जस्ट आपको चेक करना है कि यहाँ से लिमिट आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि डी कोई क्रिटिकल रीजन है बाउंडेड बाई, का ग्राफ बनाना है, जस्ट y बराबर x का ग्राफ बनाइए। ये क्या पैराबोला है, कैसा होगा, -x² है, तो उसका ग्राफ भी बना सकते हैं, इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है। ओके लिख सकते हैं क्या, अरे वाह सही है, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग, अच्छा मुझे अभी वापस आना पड़ेगा। हम लोग कहाँ पे थे अभी, यहाँ पीछे थे, हाँ यहाँ पे थे, मैं कह रहा लिखने का ना। इसमें बोल रहा हूँ ग्राफ अगर बनाओगे आप तो इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है। ग्राफ बनाना है y बराबर x एंड देन इसका पैराबोला है, तो ये माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 2 होल स्क्वायर, आई थिंक प्लस में 4 आ जाता है, तो उस तरह से ग्राफ बना लो। हाँ ऐसा कुछ आता है शायद, इस तरह ग्राफ आएगा, फिर ये रीजन उस दिन बताया था हमने, तो इससे आ जाएगा। देखिए एक बार इसको छोड़ो, तो लिखता नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए मैं वैसे बता देता हूँ, लिखता नहीं। ये क्या बोल रहा है हमारे पास कि कंसिडर अ सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल, हमारे पास ये है, और ठीक है। तो y बार पता है मुझे, y I कैप इज बीटा नॉट हैट प्लस बीटा 1 xi, बीटा नॉट एंड बीटा 1 रिप्रेजेंट द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा 1। T1 दे रखा है आपको 1/n-2 समेशन yi माइनस yi कैप का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1/n-2 एंड समेशन yi माइनस yi हैट का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, और T2 जो है समेशन yi कैप माइनस y बार का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो पूछ रहा है which of the following statement is true। T1 अनबायस्ड है, आई थिंक ये फॉर्मूला होता है, एक बार चेक कीजिए यहाँ पे। ये लेकिन yi माइनस y हैट है, मतलब ये एरर है ना। ये तो जस्ट फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला एक बार चेक कर लो उससे मिल जाएगा। डायरेक्टली इजी आ जाएगा उससे। यहाँ पे था कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है साइज n का फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग PDF ये है, अच्छा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द MLE ऑफ थीटा, कौन सा MLE होगा थीटा का। तो ये अलग अलग रीजन पे करना पड़ेगा। तो मान लो अगर जैसे ये बोल रहा है कि जब xi हाफ से कम है तो ये हाफ से ज्यादा, था इसका MLE अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो उसके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से इस B टाइप का आएगा, B या C में से कोई एक आएगा, है ना। तो जैसे बच्चे बता रहे थे लास्ट टाइम कि B आ रहा है, तो B आंसर हो जाएगा। माइनस है ना, माइनस भी आया था शायद, तो C आ जाएगा फिर तो, अगर माइनस आया था तो। लास्ट टाइम को बता रहा था ना माइनस आ रहा था, या देख लो, कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। बस करना क्या है आपको, इसके हिसाब से लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, फिर उसको मैक्सिमाइज करो, फिर जो थीटा की वैल्यू आएगी देख लो इनमें से क्या है, इन दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ तो माइनस प्लस का ही तो फर्क है इन दोनों में, हाँ बाकी तो सेम ही लग रहा है। हाँ बस देख लीजिए माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, तो उसके हिसाब से लिख जाएगा। यहाँ पे है कि FNV सीक्वेंस ऑफ CDF दे रखा है आपको। ये CDF है अभी, ठीक है ना, और there exists xy such that fnx converges but fny does not। अच्छा तो ऐसा दो xy मिलेगा क्या कि एक कन्वर्ज करेगी एक नहीं करेगी, ओके। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होगा ना, गलत लग रहा है। fn converges to all for all x belongs to R,
but the limiting distribution is not a CDF. तो इसका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो, तो इंफिनिटी लगाओगे x लेस देन माइनस इंफिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, x मोर देन माइनस इंफिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, बीच में आ जाएगा 1/2। तो इस फंक्शन की जो लिमिट आ रही है वो 1/2 आ रही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो ये फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू, अच्छा मैं यहाँ स्प्लिट स्क्रीन कर सकता था, एक मिनट तो आसान हो जाएगा चीजें, स्प्लिट कर सकता हूँ, यस, तो यहाँ लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में। ओह नाइस आइडिया। हाँ चलिए, तो यहाँ तो मैं लिख ही सकता था ना, तो ये जो 24 है ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी जो fn x है वो 1/2 आ जाएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा होगा। अब ये आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट ये CDF नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि CDF अगर होता ये तो इस पे प्लस इंफिनिटी रखने पे 1 आना चाहिए था, माइनस इंफिनिटी पे 0 आना चाहिए था, वो तो ऐसा होगा ही नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट CDF नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट बट इट इज नॉट अ CDF, कन्वर्जेस बट नॉट अ CDF। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। अच्छा ये जो कह रहा है कि देखिए पहले बाद में बुलाएंगे इसको, होगा तो। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि x भी रैंडम वेरिएबल हैविंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है, तो px बराबर 4 2px बराबर 5, ये क्यों दिया था, इस इक्वेशन से लैम्डा निकल आएगी, और लैम्डा निकल आएगी तो pk का मतलब है प्रोबेबिलिटी x बराबर k, pk का मतलब है प्रोबेबिलिटी x बराबर k, ओके। और p अल्फा का मतलब है मैक्सिमम ऑफ pk, p अल्फा का मतलब क्या है, मैक्सिमम ऑफ pk समेशन ओवर k, सॉरी मैक्स ओवर k। अच्छा मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितने भी pk है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो p अल्फा है, तो अल्फा इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, समझ लीजिए pk का, कि k की वो वैल्यू जिसके लिए pk की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए वो अल्फा बन जाएगी। k की वैल्यू हो सकती है जैसे सपोर्ट है ना 0 1 2 3, तो इन k में से the value of suitable k at which pk attains maximum value is the alpha, तो alpha the point of maxima है इसका। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका pmf लिख लेते हैं, e की पावर माइनस k, k की पावर सॉरी e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। अब डिफरेंट k रख के आप चेक कर सकते हैं, या एज अ फंक्शन मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल लीजिए, ये भी कर सकते हैं। और जो k की वैल्यू निकल के आएगी वो अल्फा है, और आपसे वो अल्फा ही पूछा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये आप एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, 0 रख लो k की जगह, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, इस तरह से भी हो जाएगा, है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं आप लोग। 26 क्या कह रहा है कि xn be a sequence of independent random variables such that xn has Poisson distribution with mean lambda n, ठीक है। तो xn पॉइजन लैम्डा n है, और लैम्डा n लैम्डा प्लस 1/2n है, ओके। मीन लैम्डा n है, ठीक है, तो रेट 1/λn हो जाएगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, x बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा। हाँ, सो अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो अगर मीन निकालेंगे इसका तो मीन लैम्डा n है, तो इसका मीन लैम्डा n हो जाएगा, लेकिन लैम्डा n तो लैम्डा इक्वल नहीं आएगा ना, नहीं है। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ये तो नहीं होगा कंसिस्टेंट, ये आई थिंक हो सकता है सी वाला, ठीक है। सो सी इज करेक्ट चॉइस एज आई थिंक, है ना, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, देख के पता चल रहा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, तो सी करेक्ट होगा। वैसे इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंट में क्या होता है ना, आप लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये 1/2n 0 हो जाएगी, तो वो एक बेनिफिट आएगा, तो उससे वो लैम्डा के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि इसका मीन निकालेंगे लैम्डा n आएगी, n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे लैम्डा आ जाएगी, और वेरिएंस निकालेंगे, देखिए वेरिएंस 0 आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर बाय n, तो ये सी करेक्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है कि x1 x2 xn be a random sample of size and from population having PD of this, and आपको t1 दे रखा है समेशन xi, t2 है 1 by summation xi, है ना, 1 upon summation xi। So for any positive integer v and alpha, chi square alpha denote the 1 minus alpha quantile of the central, ठीक है, तो नोटेशन है। टेस्ट कर रहे हैं आप, lambda is equal to lambda naught versus lambda more than lambda naught, so which one of the following test is our uniformly most powerful test at level alpha। सो आप क्या करते हैं इस तरह क्वेश्चन में, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट,
लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाएंगे, दिस वर्सेस दिस, यहाँ एमएलए यूज हो जाएगा। तो इसमें एमएलए क्या आता है, इस पीडीएफ का एमएलए क्या होगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, है ना। लॉग लेंगे आप तो वहां से ये देखना पड़ेगा कि एमएलए क्या आएगा, एमएलए के हिसाब से आ जाएगा ना, एमएलए के टर्म में आ जाएगा। आपको बस वो सिंपलीफाई करना, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना है कि लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 लेस देन इक्वल टू k, उसके हिसाब से आ जाएगा। तो उसके देखिए क्या आता है, सिंपलीफाई बस करना है, कुछ खास नहीं है। और फिर साइज अल्फा रखना है, तो आपको ये नोटेशन को एलिमिनेट करना समझिए। तो अगर ये मान लो कोई क्रिटिकल रीजन करेक्ट है, तो मोर देन, तो काई स्क्वायर 2n अल्फा, तो इसका आई की प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी, इसका आई की प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी। सो ये दोनों तो आउट हो जाएगा। तो सी डी तो ऐसे ही आउट हो गया, ठीक है ना। तो सी डी ऐसे ही आउट हो गया, ए बी में से कोई एक करेक्ट होगा। बस अब ये देखना है कि 1/समेशन xi आता है या डायरेक्टली समेशन xi आता है, उससे दिख जाएगा। वो यहाँ से भी पता लगा सकते हैं ना, मीन इसका लैम्डा है, तो मीन लैम्डा है। तो यहाँ से अब देखिए अगर समेशन किसका मीन काई स्क्वायर 2n किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, तो यहाँ 2 लैम्डा से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, काई स्क्वायर 2 कर दीजिए, तो काई स्क्वायर 2 का समेशन काई स्क्वायर n हो जाएगा। काई स्क्वायर 2 का समेशन काई स्क्वायर n ना, अगर लैम्डा को यहाँ 2 रख दें हम, सो ओके, आई थिंक ये बी करेक्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, बी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, लेट x1 x2 x3 be a random sample of size 3 from population having Bernoulli distribution with parameter p is known, ठीक है। t1 xi xj xk आपको दे रखा है xi माइनस xj टाइम 1 माइनस xk, t2 है हाफ xi xj प्लस xj xk। तो x1 x2 x3 denote realizations from the random sample which of the following statement is are true। तो कौन सा स्टेटमेंट, तो यहाँ पे t1 जो है xi xj xk का फंक्शन है, t2 भी xi xj xk का फंक्शन है। तो कौन सा स्टेटमेंट इज आर ट्रू है, t1 हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज, अच्छा x1 x2 x3 और यहाँ पे है x2 x3 x1, तो लिख के देखना है कि सेम बनता है क्या, बोलना चाहिए दोनों का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, बट मतलब दोनों रैंडम वेरिएबल डिफरेंट है बट डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो पुट करके पता चल जाएगा। जैसे x1 x2 x3 है, तो x1 माइनस x2 प्लस x2 x3 हो जाएगा, और इसको पुट करेंगे जब यहाँ से ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x3 प्लस x3 x1, अच्छा x3 x1 आ जाएगा। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के चेक करना पड़ेगा ना, बर्नौली है देन उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, मतलब ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए। और यहाँ क्या है, एक 2 वेरिएबल फंक्शन दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि which of the following is not true, f कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो क्या करना है कॉन्टिन्यूअस के लिए, लिमिट 0 0 पे निकाल के देखिए कैसे निकालेंगे। ये डिग्री 3 है डिग्री 2 है, तो ये तो लिमिट 0 आ जाएगी, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो है। नॉट ट्रू पूछा है फिर से, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। fx को कॉन्टिन्यूटी चेक करना है fx का, तो पहले आप fx फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए और बाद में जो फंक्शन आया उस पे आप लिमिट लगाइए। fy आप फाइंड कर सकते हैं एंड देन लिमिट लगाओ, और ये तो कैलकुलेट किया जा सकता है डेफिनेशन से, fx 0 0 डेफिनेशन से आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h 0 माइनस f 0 0 अपॉन h, उस तरीके से आ जाएगा। तो देखो अगर आपको सीखना है तो खुद से आप सॉल्व करके देखो, जो क्वेश्चन नहीं होगा फिर हम डिस्कस कर सकते हैं डाउट क्लास में, अगली क्लास में जो लोग हुआ नहीं तो अभी कुछ दिन वेट करो, आंसर की आ ही जाएगा 2-4 दिन में, तो उससे भी कर सकते हो, या हम लोग भेज देंगे आपको। ये है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कंसीडर द फंक्शन f, तो ये सिंपल है, कौन सा ट्रू नहीं है, तो आप fx निकालिए 108y माइनस 4xy माइनस, इस तरह से सिंपल है ना। तो आप अप्रोच पता है इसे क्या करना है, fx को 0 पुट करना है, fy को 0 पुट करना है, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगी, फिर चेक करना मिनिमम मैक्सिमा या सैडल पॉइंट, तो उससे आ जाएगा। सब कैलकुलेशन इजी है, इसमें कुछ है नहीं खास। और 31 क्या कह रहा है, तो मुझे लग रहा है ना यहीं पे आप लोग
सॉल्व एक बार करो, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूंगा 31 के बाद, अगले क्लास में 31 से कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे आज मैं स्टॉप करूंगा। तो क्या होगा देखिए, एक्स वाई बी आर रैंडम वेक्टर हैविंग जॉइंट एमजीएफ, तो देखिए इंडिपेंडेंट है ई ऑफ यू स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे 1/1 माइनस 2 की पावर 3, तो ई ऑफ यू स्क्वायर बाई 2 इसका नॉर्मल ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो 0,1, तो x जो है नॉर्मल 0,1 है और y जो होगा 1 माइनस 2t की पावर माइनस 3, तो ये कितना, आई थिंक काई स्क्वायर में जाएगा, काई स्क्वायर 3, ये गांव में ले जाएंगे 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, हाँ तो उससे भी कर सकते हैं आप। सो आई थिंक ये गामा में चला जाएगा, एक गामा है, ये काई स्क्वायर में ले जाओ, काई स्क्वायर 3 है, एक नॉर्मल 0,1 है, और यहाँ अलग अलग कर सकते हैं आप 6 स्क्वायर ई ऑफ 1 बाई वाई, और काई स्क्वायर 3 में 1 बाई वाई का पीडीएफ क्या था, फॉर्मूला आपको याद होगा, वो कैलकुलेट कीजिए, और नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा उस टाइम पे, तो कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। तो आगे बाकी अगले मतलब तो आगे करते हैं, तो अभी 31 तक छोड़ देते हैं, आगे हम अगले क्लास में करते हैं। सो अगले इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आप लोगों को, अभी मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो बताओ, मैं कर देता हूँ, अभी तक जो डिस्कस किया आपने जी। क्वेश्चन नंबर 17 का थोड़ा एक बार डिटेल में करते हैं क्या? ट्राई करते हैं 17, ठीक है 17 का मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या करना है मुझे, पहले तो मुझे लैम्डा एक्स निकालना है, चलिए मैं लैम्डा एक्स निकालता हूँ। सो हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले तो आप पीडीएफ लिख लीजिए, तो 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, या वही बात है। सो क्योंकि मीन तो 0 है, तो -1/2 सिग्मा स्क्वायर, ओके। तो यहाँ जैसे बोला है लैम्डा एक्स जो है एक्चुअली पीडीएफ है जहाँ सिग्मा स्क्वायर को 2 रखना है, अपॉन पीडीएफ है जहाँ सिग्मा स्क्वायर को 1 रखना है, तो पुट करते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या आएगा 1/√2 पाई, यहाँ सिग्मा को √2 रखना होगा, e की पावर और यहाँ 2 है तो ये 1/4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1/√2 पाई और 1 e की पावर, अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर को 1 रखना है तो 1/2 एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जो लैम्डा एक्स आएगा यहाँ से ये वाला चीज आप कैंसिल कर सकते हैं, सो 1/√2 ई की पावर ऊपर ले जाइए इसको, तो हाफ माइनस 1/4 तो प्लस, यही डिसाइड करता है प्लस या माइनस, सो 1/4 एक्स स्क्वायर है। अब इसने कहा था ये लेस देन सी है, देखिए यही बनेगा ना, तो ये कहा था लेस देन सी है क्वेश्चन ने, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √2 उधर ले जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन, मान लीजिए c1, मैंने नेम कर दिया जैसे √2c, फिर e उधर जाएगा तो log बन जाएगा, e इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 उधर गया समथिंग। अब यहाँ जब आप रूट लगाएंगे, मैं बोल रहा था कि यहाँ मॉड आएगा, तो ये मॉड एक्स लेस देन सम के, ये आ गया एक्चुअली आपका क्रिटिकल रीजन कि मॉड एक्स इज लेस देन के, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो ये जो आपको बता रहा था कि लैम्डा एक्स, ओ सॉरी मुझे एक बार ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लेस देन कर दिया, यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है मोर देन सी, तो अभी हमने लैम्डा एक्स निकाला और क्वेश्चन ने कहा कि आपका क्रिटिकल रीजन क्या है, मोर देन सी है, सो ये मोर देन सी है, तो अभी मैं क्वेश्चन ने कहा है लैम्डा एक्स निकाला, फिर लैम्डा एक्स मोर देन सी है, सो 1/4 एक्स स्क्वायर मोर देन सम c1, ये 1/4 को भेज दो, तो ये आ गया, ओके। अब टेकिंग रूट बोथ साइड, तो मॉड एक्स मोर देन सी, या के ले लो, के, तो ये क्रिटिकल रीजन आ गया मॉड एक्स मोर देन के, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस क्रिटिकल रीजन इन मॉड एक्स मोर देन के। चलिए, अच्छा लेकिन मुझे तो सी निकालना था, ओ तो मुझे सी तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा नहीं अच्छा,
तो मुझे ढूंढना पड़ेगा ये सी के जो है वो सी के टर्म में क्या है, ये पूछना है ये। ओके ओके, तो मुझे सी एग्जैक्ट हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें सी एग्जैक्ट चाहिए। जी जी हाँ हाँ मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं। तो लेकिन यहां से मेरा के आ जाएगा ना, अच्छा वहां से भी कर सकते, लेकिन ठीक है एक्स स्क्वायर से कर देते हैं आप जो कह रहे हैं ना। सो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, एक्स स्क्वायर बन जाएगा काई स्क्वायर, आप ये कहना चाह रहे हैं। ओके लेकिन काई स्क्वायर डेटा काई स्क्वायर में भी गिवन है यहाँ पे, तो उससे भी काम हो सकता है ना। हाँ सर 4 ln√2c ऐसा करके कुछ आ रहा था, x स्क्वायर यस यस मैं एग्जैक्ट कर देता हूँ देखिए, तो क्योंकि मैं इसको वो नहीं करता, मैं एग्जैक्टली कर देता हूँ फिर। सो यहाँ से जब आप इसको, यहाँ तक मैंने कैलकुलेशन ठीक किया है, एक बार आप ये देख लीजिए है ना। तो अभी तक हमने कैलकुलेशन ठीक किया है, तो ये मेरा आ गया लैम्डा एक्स। अब इसने बोला लैम्डा एक्स मोर देन सी है, सी क्या है, मुझे क्वेश्चन यही है मेरा कि व्हाट इज दैट सी, तो वो निकालना है मुझे। तो उसके लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ जो मैं कर रहा था। तो e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 मोर देन √2 टाइम्स सी, और एक्स स्क्वायर बाई 4 जो हो जाएगा वो ln √2 टाइम्स सी। सो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर मोर देन 4 ln √2 टाइम्स सी। ठीक, इसको अभी मैं के बोल देता हूं अभी के लिए, पहले के निकाल लेते हैं और फिर हम लोग सी उस तरह से निकाल लेंगे फिर। तो इसको मैं बोल देता हूं, मान लो जैसे बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर के है, ठीक है मैं इसको के बोल दिया, अभी ये रखते हैं चलिए। अब मुझे बोला है कि अल्फा है 5%, तो 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, एक्स स्क्वायर मोर देन के व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट आपका ये है, तो जब एच नॉट ट्रू है इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि ये नॉर्मल 0 1 हो गया, नॉर्मल 0 1 हो गया, नॉर्मल 0 1 काई स्क्वायर 1, ठीक है। सो अल्फा बराबर यहाँ से ये काई स्क्वायर 1 इज मोर देन के, इसको छोड़ सकते हो आप। अब बताओ नोटेशन के हिसाब से क्या होता है, के क्या होना चाहिए। सो काई स्क्वायर 1 मोर देन के, तो इधर अल्फा होना चाहिए, इधर 1 माइनस अल्फा, सो दिस नंबर इज व्हाट काई स्क्वायर जो भी रैंडम मतलब 1 है, तो 1 कॉमा क्या लिख सकता हूं इसको मैं, अल्फा ना। सो दिस के इज एक्चुअली दिस नंबर, के इज काई स्क्वायर 1 कॉमा अल्फा। ये के जो है क्योंकि इस पॉइंट के आई की प्रोबेबिलिटी अल्फा होनी चाहिए, जो के मैंने निकाले हैं वो ये आया काई स्क्वायर 1 कॉमा अल्फा। देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। सो के इज काई स्क्वायर 1 कॉमा अल्फा, अल्फा इज 5%, 1 कॉमा 0.05 एंड दैट इज गिवन एज 3.841, ठीक। तो यहां से अब आप उसको कंपेयर कर लो, ये के निकाला है मैंने, अभी मुझे सी चाहिए तो पुट कर देते हैं है ना। तो समझिए अब मैंने के निकाला, मुझे सी चाहिए। सो ये 3.841 इज नथिंग बट, ठीक है, सो दिस 3.841 इज नथिंग बट 4 टाइम ln √2 टाइम्स सी, यहाँ सी निकल आएगा। अभी बस कैलकुलेशन करना है आपको, 3.841 बाई 4 लॉग इधर आया तो इसकी पावर e बराबर √2 टाइम्स सी, अभी तो यही है। कैलकुलेटर यूज कीजिए, बताइए क्या आ रहा है। 1.85 ऐसा कुछ आएगा। जी 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 देखिए, तो e की पावर 3.841 बाई 4, ये एक्चुअल आंसर है इस क्वेश्चन का। अब यहाँ मैं कैलकुलेटर अगर यूज करूं तो आ जाएगा। ठीक है ना, आप क्या बता रहे हैं 1.8 आ रहा है आपका अप्रॉक्स। ओके हाँ सर 1.85 85, तो ठीक है आप पुट कर देते हैं। तो 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है, तो 1.85 इज द आंसर, ठीक है 1.85 आंसर आ जाएगा, तो यही होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है बताइए। शायद जो अभी तक डिस्कस किया हमने, फर्स्ट 31 क्वेश्चन डिस्कस किया है, और पहले 10 हमने एप्टीट्यूड का किया था, 10 प्लस 31 41 क्वेश्चन डिस्कस किया अभी। अब अगली क्लास में बाकी करेंगे। बाकी हो गया, ट्राई करके आइए आप लोग, सॉल्व कीजिए एक बारी, आंसर किस दिन में आ जाएगा या मैं भेजता हूँ है ना। सो अगर नहीं है तो अभी यही स्टॉप करते हैं, चलिए थैंक यू, गुड नाइट।